के पास ये एक y होता है ना, ये वेक्टर, और एक डायरेक्शन होती है ये वाली u, तो आपके पास एक ही प्रोजेक्शन बनता है। वो प्रोजेक्शन ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ y इन द डायरेक्शन ऑफ u। और ये जो है ना, ये जो लेंथ है ना, मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये इसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है? इसके बराबर होती है। बस आप u1 की जगह समझ लेंगे u है, ठीक है। मतलब चलें इसको छोड़ दें, ऊपर भी एक चीज लिखी हुई है, हम उसको देख लेते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये रहा हमारा u, ये है हमारा y, और ये जो है ना y हेड, वो ये पूरी चीज है यहां से लेकर यहां तक। क्लियर हो गया ना? एक के केस में एक वेक्टर y और एक डायरेक्शन में तो एक ही प्रोजेक्शन है। और फिजिकली प्रोजेक्शन कैसे ली जाती है? आप इसके ऊपर, इस u के ऊपर एक टॉर्च रखेंगे परपेंडिकुलर, और जो लाइट होगी ना, जो इसका शेडो बनाएगी, वही y हेड कहलाएगा। अच्छा, जब एक से ज्यादा वेक्टर हो तो फिर क्या होता है, ये जरा देखिएगा गौर से। मतलब y तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन एक से ज्यादा है। जैसे ये लिखा है ना u1, u2 एंड up, तो इसका क्या मतलब होता है वो जरा देखते हैं। यहाँ पे, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर पिक्चर जो है ना, वो अगले पेज पर है। नहीं, अगले पेज पर नहीं, मेरे ख्याल यही है। एक मिनट, हम इस पे इसकी बात कर रहे हैं। सवाल तो मैंने किया था, लेकिन इसकी जरा मैं थोड़ी सी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं बता पाया था सही तरह लास्ट टाइम। अच्छा देखें, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। आपके पास y तो अब भी एक है, ये रहा y आपका, लेकिन अब डायरेक्शन आपके पास दो हैं। एक ये रही u1 डायरेक्शन, और एक ये रही जनाब u2 डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन होना, तो आपके पास तीन प्रोजेक्शन होते हैं, 3 प्रोजेक्शंस। और से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, 3 प्रोजेक्शन। एक प्रोजेक्शन तो ये होता है कि आप ये जो प्लेन बनाए ना, प्लेन, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर रखी है टॉर्च। किसके ऊपर रखी है? प्लेन के ऊपर। ये वाला जो है ना, ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगा प्लेन के ऊपर, ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूं PL, प्रोजेक्शन, PP कह लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑन प्लेन, ठीक है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं आप, कि आप इस वाले प्लेन को भूल जाएं। अब ये वाला जो है ना u1 डायरेक्शन, और ये जो y हेड, y वाली डायरेक्शन है, ये भी तो एक प्लेन बना रहा है ना। अब आप एक काम करें, अब अपनी टॉर्च जो है ना ऐसे रखें कि वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, इस लाइन पर y1 पे। तो अब जो y का प्रोजेक्शन आएगा इस लाइन पे, वो ये वाला होगा। ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑन द u1 डायरेक्शन। अच्छा, अब एक काम और भी कर सकते हैं आप, कि ये वाली जो डायरेक्शन है ना, और ये वाला जो y है, ये एक और प्लेन है। अब आप टॉर्च यहां पे रखें जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो एक और प्रोजेक्शन आएगा जो y का है u1 डायरेक्शन में। इसको मैं कह लेता हूं PU2। तो आपकी बात समझ में आ रही है ना? 3 प्रोजेक्शन बन जाते हैं अगर दो वेक्टर्स हो ना, u1 और u2, और एक y हो। तो एक तो प्रोजेक्शन u1 पे होता है, एक u2 पे होता है, और एक होता है प्लेन फॉर्म बाय u1 एंड u2। अच्छा, अब ये वाले जो प्रोजेक्शन है ना u1, ये तो वही हमारे पुराने दोस्त है ना। ये तो यही होगा ना, y टाइम्स, पहले u था तो अब u1 हो गया। ये भी हमारा वही पुराना दोस्त है। अब मजे की बात है कि इन दोनों का जो सम है ना, वो ये बनता है पिक्चर के हिसाब से। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है ना, PP प्रोजेक्शन, ये असल में ये हो गया PU1 प्लस PU2। और PU1 आपको पता ही है क्या है, ये वाली चीज PU1 है, प्लस
और ये वाली चीज क्या है, PU2 है। ओके, तो ये जरा इंपॉर्टेंट चीज थी जो लास्ट टाइम मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सका था आपको। अब हो गया ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है जी, ओके। सो अब हम चलते हैं नई चीज की तरफ, ठीक है। बल्कि अगले पेज पे जो है ना वो इसी का जो है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ठीक है। यानी हमने करना ये है कि ये चीज कैलकुलेट करनी है। और याद है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रोजेक्शन ऑफ y ऑन द प्लेन formed by U1 and U2। ये काम कर चुके थे हम लास्ट टाइम। सो लेट्स हैव दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ओके अच्छा, और ये जो भी हमने काम किया है ना थोड़ी देर पहले, जो भी हमने काम किया ना थोड़ी देर पहले, ये हमारा U1 था, ये हमारा U2 था, और ये एक प्लेन बन गया था, ये कहीं y था, इसका प्रोजेक्शन लिया था और ये आ गया था। तो ये वाला जो पॉइंट है ना जिसको हमने y हेड का नाम दिया था, ये है वही जो पुराना आपका दोस्त क्लोजेस्ट ऑफ दिस इन द प्लेन डिटरमिन्ड बाय U1 एंड U2। तो ये अब इसने वही वर्डिंग चेंज की है, फाइंड द क्लोजेस्ट पॉइंट टू y इन द स्पैन U1 U2 वेयर u इज दिस, y इज दिस, U1 इज दिस एंड U2 इज दिस। तो बस सिंपल है, आपने ये फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला। सबसे आसान ये है कि सबसे पहले मैं y1 लिख दूं, तो y1 आपको नजर आ रहा है, ये रहा y1 110, और उसके बाद मैं U2 लिख दूं, ये रहा आपका U2। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आसान काम पहले कर लेते हैं। U1 डॉट U1, तो इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1, ये नीचे 2 आ जाएगा। इसका डॉट लेंगे 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1, तो ये भी 2 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, कितने आ जाएंगे भाई? आ जाएगा 2 + 4, बाकी तो नीचे 0 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए कि y का और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है जी, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया 3 3 0 0, और ये हो गया जनाब 0 0 -1 -1। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप आ गए 3 3 -1 -1। सो दैट इज दिस वन। ठीक है ना? अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे, ये पहले भी कर चुके थे, कि ये मिनिमम डिस्टेंस निकालें, ये मिनिमम डिस्टेंस, इस वेक्टर को अगर हम z का नाम दें, तो आप ये काम कई दफा कर चुके हैं। मिनिमम डिस्टेंस मैं बता देता हूँ दोबारा से, पिक्चर के हिसाब से z प्लस वाई हैड इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो z बराबर किसके हो जाएगा? y माइनस वाई हैड। तो जब डिस्टेंस निकालोगे ना, तो ये इसी वेक्टर का डिस्टेंस तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो आपके पास चले मैं यहाँ तक ले जाता हूँ, बाकी फिर आप खुद कीजिएगा। y माइनस वाई हैड, तो 2 में से 3 गया तो -1 आ गया, 4 में से 3 गया तो +1 आ गया, 0 में से -1 गया तो +1 आ गया, और -2 में से -1 गया तो एक और -1 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने चलें, वो भी निकाल लेते हैं यार। कितना हो गया इसका मैग्नीट्यूड? √4 यानी 2, तो ये डिस्टेंस जनाब 2 है। ओके अच्छा जनाब, अब हम थोड़ा सा अपने लेक्चर को और जरा सा आगे लेकर चलते हैं। ठीक है जनाब, ओके चलते हैं। तो वी आर नाउ 3। ठीक है जी, ओके
अच्छा जनाब, ये जो थ्योरम आ रही है ना नीचे, वो इस कंसेप्ट पे जो है ना डिपेंड करती है। अच्छा, कंसेप्ट बड़ा मजेदार है। आपने देखा है जो दो मैट्रिसेस है ना, इसका जो सबसे फंडामेंटल मेथड था ना मल्टीप्लाई करने का, अगर आपको याद हो, वो इस तरह से था कि आपने ये कॉलम उठाया, इन सब के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ये पहला कॉलम आ गया। फिर दूसरा कॉलम उठाया, इन सब के साथ डॉट लिया, तो प्रोडक्ट का दूसरा कॉलम आ गया। फिर हमने इसका एक और वर्जन भी देखा था। आज हम इसका एक और वर्जन देख रहे हैं, जो कि जाहिर है वर्जन इज वर्जन, सारे मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन some versions are there for some other specific reason। तो ये भी एक रीजन के लिए वर्जन लिया गया। इस वर्जन को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो इसको इमेजिन करें ये कॉल के हिसाब से है, यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बी को आप इस तरह से देखें, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो एक मेथड ये भी है कि अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशन करें। ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। इसमें पहला कॉलम उठाएं और पहली रो उठाएं, ठीक है। आगे जाके आप क्या कर रहे हैं, अच्छा इसमें जरा गौर करें, इसका जो ऑर्डर है m बाई पी, m जो है m बाई पी है और b जो है वो p बाई n है। तो जाहिर है ये तो मैचिंग करना है ना, जब भी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी। अब जो ये आपके पास m बाई n मैट्रिसेस आ रही है ना, वो पता कैसे आ रही है, ये सारी की सारी m बाई n है, ये भी m बाई n है, ये भी m बाई n है। बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कॉल वन, रो वन। आगे जाके क्या आएगा आपके पास, ये मतलब है कि देखें, मेरे ख्याल एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपका जो है ना कॉल वन है, ए लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम ए के ही कॉलम ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, कॉल टू है। ये हमारा रो वन है, बी का है ये रो वन, और ये रो टू है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका पहला कॉलम उठाना है और इसकी पहली रो उठानी है। ये रहा पहला कॉलम, पहली रो। याद रखें, इसका मतलब यही है कि आपके पास जो है ना, जितने इसके अंदर कॉलम्स हैं ना, सॉरी, जितनी इसके अंदर कॉलम्स हैं आपके पास, पी और पी लिखा है ना कि पहली के रोज और दूसरे के कॉलम्स क्या हैं, सॉरी, पहले के कॉलम्स और दूसरी की रो सेम है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे दो रो नजर आएंगी, अगर यहाँ 10 कॉलम है तो यहाँ पे 10 रो नजर आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलम और रो की मैचिंग सेम हो रही है ना, तो बस वेरी गुड। पहला कॉलम उठाएं आप, पहली रो उठाएं बी में से, दूसरा कॉलम उठाएं ए में से और दूसरी रो उठाएं, तो ये मल्टीप्लीकेशन भी इसी के बराबर होगी। देखें कैसे हो रहा है, जरा गौर से देखिएगा। मेरा ख्याल है कि मैं नीचे लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए अब ये क्या है, 2 5 10, 2 3 6, यही है। फिर 1 से करेंगे 5 3, फिर 3 से करेंगे 15 9, फिर यहाँ आ जाएंगे 24 4, ये 0 चला जाएगा, फिर आ जाएगा -12 और -2। फिर हम इसको उठा के ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 34 10 5 3 3 7। देखिए हो ये रहा है। पहले हम पता क्या करते थे, पहले हम ये करते थे कि ये 34, सॉरी, ये जो है हमारा 2 और 4 को उठा के हम यहाँ लिख लेते। कहाँ लिख लेते थे, थोड़ा सा क्लीन अप ऑपरेशन कर लें, ज्यादा नहीं। हम पहले जो है ना, हम ये काम किया करते थे कि ये जो 2 4 है ना, इसको हम यहाँ लिखते थे, राइट। फिर हम करते थे कि पहले, मतलब हम लग तो रहता कि हम ऐसे कर रहे हैं कि 2 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 6 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, तो ये 34 आ जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि पहले आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको 4 से किया है, बाद में ऐड किया है। तो असल में देखें यही हो रहा है यहाँ पे, जो काम हो रहा है ना, पहले ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीजें आ गई और ये चीज आ गई, फिर ऐड हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि आपने वो जो कैलकुलेशन थी ना, उसको एक जरा डिफरेंट अंदाज में किया है
कि बजाय पूरा कॉलम जनरेट करने के प्रोडक्ट का आपने इसके कंपोनेंट जनरेट कर लिए 10, 6 और 24 एंड 4, ये कंपोनेंट ही है ना। याद है क्या कहा था मैंने, 2 एंड 5 एंड 4 एंड 6। तो आप 10 प्लस 24 कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, पहले ये कर लेते हैं 6 एंड 4। तो आप बजाय इस तरह चलने के ना, आप इस तरह चल रहे हैं, पहले ये कैलकुलेट किया, फिर ये कैलकुलेट किया, देखें यही नजर आ रहा है ना, ये 10, 6 और फिर ये कैलकुलेट किया, और बाद में जो है ना आपने ऑपरेशन किया। तो कंफर्टेबल हो गए ना इस ऑपरेशन के साथ आप। जस्ट अनदर वे ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब इसका फायदा बहुत ज्यादा है, वो हम देखते हैं जनाब। अगले पेज पे चलते हैं। लेट्स सी के व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, हियर वी गो। ओके जी, देखिए हमारे पास जो एक अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज देखी थी ना, क्या चीज देखी थी कि हमारे पास एक U1 था, एक हमारे पास U2 था, ठीक है, हमारे पास एक Y था। हमने इसका प्रोजेक्शन लिया था ना, ये प्रोजेक्शन। तो आपको याद होगा वो प्रोजेक्शन जो था ना, वो ये आया था, U1 डॉट U1 UP डॉट U, मतलब ये जनरलाइजेशन है। वहां पे हमने 2 वेक्टर देखे थे ना, 10 में भी यही आएगा, मतलब जनरलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर आप एक और करें, पहले तो कोई बताएगा कि यहां पर उन्होंने ये चीज क्यों नहीं दी थी, ये जो मैंने अभी लिखे हैं वाई दे वर नॉट मेंशन, इसलिए कि हमने तो यही पढ़ा था ना कि अगर ये वाई है और ये वाई हैड है, तो वाई हैड इसके बराबर होगा वाई डॉट U1 अपॉन U1 डॉट U1 एंड क्या था U1 प्लस ऑन। तो इसने क्यों नहीं लिखा ये चीज? देखिए उसका एक रीजन है। 3 किस्म की बेसिस होती हैं, बेसिस बेसिस बेसिस। एक होती है जस्ट अ बेसिस, इंडिपेंडेंट। एक होती है आर्थोगोनल, और एक क्या होती है, आर्थोनॉर्मल, ठीक है ना। तो पहली तो बात है कि ये चीज आप लिख ही नहीं सकते अगर आपके पास जस्ट इंडिपेंडेंसी हो। तो ये आप जब लिखेंगे जब आपके पास आर्थोगोनल बेसिस होगी, और अगर आर्थोनॉर्मल है तो ये हट जाएगा। तो असल में ये जो इसने लिखा है ना यहाँ पे, ये आप गौर करें, ये पुरानी चीज है, और ये इसलिए लिखा है कि आप ऊपर एक जुमला लिखा हुआ है कि ये जो बेसिस हमारी क्या है, आर्थोनॉर्मल है। तो जो न्यूमरेटर में नजर, डिनोमिनेटर में चीजें नजर आ रही थी ना, U1 डॉट U1, U2 डॉट U2, U2 डॉट U2, सब क्या हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। इस 2 लाइनों का मतलब है, मैंने कुछ नहीं समझाया, सिर्फ 2 लाइनें आपको समझाई और क्लियर किया है कि व्हाई दीज नंबर्स आर नॉट देयर, बिकॉज वी आर हैविंग आर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर। ओके, अब हम जरा चलते हैं आगे। आज की तारीख में हम सिर्फ ये लर्न कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्शन है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यानी अगेन दिस इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ वाई ऑन डब्ल्यू। डब्ल्यू वही है जो इस U1 और U2 से मिलकर बनी है, ये वही डब्ल्यू है, और ये वही वाई है, ये वो प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें इन्वॉल्व क्या हो गया, 2 मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो गई हैं, U एंड UT, ठीक है ना। राइट, चलें साहब अब देखते हैं इसको क्या करना है। इसको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको U बता देते हैं। देखें ये चीज आपको जो है ना, ये चीज गिवन है, कौन सी चीज गिवन है, U1 अप टू UP गिवन है, और ये भी बता दिया गया है कि W जो है वो इसका क्या है भाई, स्पैन है, और ये भी बता दिया गया है कि ये जो सेट है
ये आर्थोनॉर्मल है, आर्थोनॉर्मल है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी हैं। तो आपने कहा कि जो प्रोजेक्ट में ऐसे लिख सकता हूँ वो प्रोजेक्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है ना। यहाँ तो दो मैट्रिसेस का क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है ना, और तो कुछ भी नहीं है, कितनी आसानी से आ गया। चले अब देख लेते हैं। आपने यू को डिफाइन किया, u1 u2 up, ये जो वेक्टर्स थे ना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसका आपने एक मैट्रिक्स बना दिया। दूसरी मैट्रिक्स आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया, जो इसका पहला कॉलम है वो पहली रो में चेंज हो गया, दूसरा कॉलम दूसरी। अब आपने कहा जरा इस प्रोडक्ट को देखते हैं, u ut। ये हम आपको अभी अभी हमने बताया है कि अगर दो मैट्रिसेस ऐसी हो ना तो आप उसको पहले का फर्स्ट कॉलम दूसरे की फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट का फर्स्ट कॉलम सेकंड की सेकंड रो करेंगे तो भी प्रोडक्ट आ जाएगा। ये अभी अभी हमने देखा है। ठीक है जी। अब हमने इसको राइट साइड से y से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम यहां पहुंच गए। ठीक है, अब हमने वही काम किया जो हम करते हैं मैट्रिसेस में, जो है ना मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो हमने इस y को जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिया, यहाँ पे पहुंच गए हम। फिर हमने ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है और कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव भी होती है। तो अब ये वाली जो चीज है ना, ये एसोसिएटिव के हिसाब से हमने ये किया कि बजाय फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करने के लास्ट टू को मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में u1 से किया। एसोसिएट का मतलब ये नहीं होता कि वेक्टर आगे पीछे हो गए, वेक्टर वही है, यहाँ भी u1 u1t y, यहाँ भी वही चीज है, मगर पैरेंथेसिस डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो ये भी वही चीज है। दोबारा बताऊं, ये नई डेफिनेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। ये आपने y से मल्टीप्लाई किया राइट से, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ये आपने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ये आपने कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, और कम्यूटेटिव के साथ एक और काम भी किया है कि ये वाली जो चीज थी ना, आपने पहले आपने u1 लिखा, और ये u1t जो है ना, इसको आप एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। y का डॉट ले लें u1 के साथ, पता है ना डॉट प्रोडक्ट दो तरीकों से आता है। एक तरीके तो ये आता है ना आपके पास के आपने जनाब अली इस तरह से लिख दिया, इसका मतलब ये ना y और u के कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डॉट प्रोडक्ट। दूसरा तरीका ये भी तो है कि आप इसको इस तरह से लिख लें, u1 ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना के। इसका एक तीसरा तरीका भी है, आप yt को यहाँ रख दें, u1 को यहाँ रख दें, तीनों तरीके होते हैं। बहरहाल हमने ये वाला इस्तेमाल किया। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा वेरी गुड, इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसपो ये था ना u ut y, वो इसके बराबर आ गया। और ये थ्योरम तो प्रूफ हो गई ना, और से देखें कैसे प्रूफ हो गई। इफ u1 up इज एन आर्थोनॉर्मल बेसिस, अब मैं सारा क्लियर करता हूँ, अब मैं जरा क्लीन एनवायरनमेंट में आ जाता हूँ। अगर ये एक आर्थोगोनल बेसिस है तो ये हमें पता है कि ये हमारा प्रोजेक्शन होता है। ये चीजें इसलिए हट गई हैं, बार बार बताता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये चीज इसलिए रिमूव हो गई, ये सब वन हो गए इसलिए कि बेसिस क्या हमारी आर्थोनॉर्मल है। तो कहने का मतलब है कि ये ओरिजिनल डेफिनेशन थी फॉर आर्थोगोनल, इसको हटा दें तो ये आर्थोनॉर्मल की मतलब एक केस में बन गई प्रोजेक्शन। और अगर आप गौर करें ये चीज तो ये लिखी हुई है ना, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन इस तरीके से भी आ गया। प्रूफ तो हमने यही कर दिया, आगे तो सिर्फ वो तकल्लुफात हैं, दो लाइनें लिखने की, यहाँ प्रूफ हो चुका है। ठीक है जी। अब मैं जरा थोड़ा सा इसको ऊपर की दुनिया, नीचे की दो लाइनें भी आपको दिखा दूंगा। ये वही चीज आ गई ना कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्शन होती है ना और कोई आर्थोगोनल सेट होता है तो वो इस तरीके से होता है, और जब आर्थो नॉर्मेलिटी आ जाए तो ये चीज जो है वन हो जाती है। और फिर अभी ऊपर हुआ हमने देखा है कि फिर ये वाली चीज जो है ना, मतलब जब ये वन हो गए तो ये इसके बराबर होगी, और ये अभी अभी हमने ऊपर देखा है कि ये u ut। एक एग्जांपल अभी की थी ना थोड़ी देर पहले, हम उसको दोबारा कर लेते हैं, इसने कोई एक्सरसाइज नहीं दी है, इसको देनी चाहिए थी। राइट, पेज 6 के स्लाइड 6 पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ये काम किया था। मैं जरा वो प्रॉब्लम लिख दूं, यहाँ पे सॉरी यहीं पे लिखना पड़ेगा।
वो जो प्रॉब्लम अभी हमने की थी ना वो ये थी, क्लोजेस्ट पॉइंट टू y इन स्पैन u1 u2, ये भी हमने थोड़ी देर पहले काम किया था, जिसमें y जो था ना हमारा ये था 240 - 2 240 - 2, और हमारा जो u1 था वो मेरा ख्याल है ये था 1100, और जो हमारा u2 था वो 0011 था। अच्छा, इस सवाल को हम दोबारा करना चाहेंगे, इसका प्रोजेक्शन मैंने निकाल लिया था, अगर आपको याद हो। इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा हेल्प करती है। ये मेरा u1 है, ये मेरा u2 है, ये कहीं जाकर मेरा y है, तो हमें ये वाला जो है ना, इसके जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना नीचे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y हेड हो जाएगा। और अगर आपको याद होगा हमने जो y हेड निकाला था ना, वो अभी तो हुआ 5 मिनट पहले, वो हमने ये हमारा ये आया था 33 -1 -1, ठीक है जी। लेकिन वो हमने जो है ना इस डेफिनेशन के हिसाब से निकाला था, ठीक है। हमने याद है ना y.u1/u1 यानी इसके लिए सिर्फ जो है ना वो ऑर्थोगोनैलिटी शर्त होती है, ऑर्थोगोनैलिटी। और ये ऑर्थोगोनल है ना, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, 0 आ जाएगा, तो ऑर्थोगोनल है। लेकिन इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो नॉर्मल वर्जन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा इसका ऑर्थो नॉर्मल वर्जन क्या होगा? ऑर्थो नॉर्मल वर्जन ये होगा भाई कि दोनों को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल। 1/√2 1/√2 0 0 0 0 1/√2 1/2। अच्छा देखें, अगर ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थो नॉर्मल निकालना बहुत आसान है, सिर्फ नॉर्म से डिवाइड करना है। लेकिन अगर जनरल मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वी विल गो फॉर ऑर्थोगोनल, देन वी गो फॉर ऑर्थो नॉर्मल। तो ऑर्थोगोनल के जाने के लिए जो मेथड है वो भी इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड ग्राम स्मिथ, ओके। लेकिन यहाँ पे तो हमें ऑर्थोगोनल मिला, बना बनाया मिल गया ना। तो अब अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे ना, ये वाला फार्मूला, तो ये बन जाएगा। तो मैं तीनों करके दिखा देता हूँ ना। देखें, ये वाला काम हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये आंसर आया था। अब हम ये वाला काम करते हैं, तो जरा जल्दी बताओ क्या करोगे आप। ये वाला y उठाओगे ना, और इसका इसके साथ डॉट लोगे, ठीक है। और फिर आप u1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बड़ा बन गया कुछ। लेट्स हैव, ओके जी। अब हमें डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है ना, इसलिए डिनोमिनेटर तो 1 ही आएगा ना। ओके, पहले मैं u1 लिखूंगा, तो मेरा u1 जो है ना वो ये है 1/√2 1/√2 0 0, और यहाँ पर जो मेरा u2 है वो है 0 0 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है जी। और ये वाली जो चीज है ना, ये y.u1 है, तो मेरा y ये रहा। जब मैं इसके साथ डॉट लूंगा ना, तो आप समझ गए ये क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 2 अप इंटू 1/√2, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले यहाँ पे कर लेते हैं ना रफ पेज में। ये 2/√2 आएगा, प्लस 4/√2 आएगा, बाकी तो 0 है ना नीचे, तो ये हो जाएगा 6/√2, और 6/√2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4√2, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2। अब दूसरा वाला उठा लेते हैं। दूसरा वाला डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, ये वाला, ये y और ये इसके साथ आएगा। तो इसको भी जरा इधर कर लेते हैं। पहले दो तो 0, बल्कि इसमें तीनों ही 0 हो गए, इसलिए कि ये 2 4 है, ये 0 0 है, ये 0 है, ये 1/√2 है, तो -2 एंड दिस, ये आ गया -2/√2,
विच इज -√2। तो ये वाला नंबर आ गया -√2। ठीक है जी। तो जनाब अली अब आपका अब आप इसको जरा सम करें। सर 6/√2 3/√2 नहीं बन जाएगा? सही कहा। अभी तो यही तो मैं सोच रहा था मेरा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये 3 आ गया ना। यू सेव मी, थैंक यू। 3/√2। मैं देखें इस पे नजर दौड़ा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंसर लिखा था ये पुराने मेथड से। 3 3 -1 तो यहाँ तो नहीं आ रहा था लेकिन अब आ गया। थैंक यू। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा 3 आ जाएगा, नो कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसको करेंगे तो -1 आ गया जनाब, वही आंसर जो पहले आया था। लेकिन हमारा असल जो काम है ना यहाँ पर वो ये वाला है। कौन सा? ये चीज UUT के हिसाब से निकालना है। चले साहब, इतना सारा काम कर लिया तो इसे भी कर लेते हैं। इफ यू एग्री लेट मी इरेज ऑल दिस, राइट। चलो मैं सबको इरेज करता हूँ, दोबारा लिख लूंगा मैं ये सारे वेक्टर्स। वन गो में इरेज करना आसान होता है। ठीक है ना। तो अभी अभी हमने 3 चीजें जो है ना वो ली हैं जो मैंने कैलकुलेट की थी। ठीक है। y तो हमारा वही था ना जो पुराना था, उसको तो सिर्फ मैं रिप्रोड्यूस कर देता हूँ आपके लिए। ये y था 2 4 0 -2। गुड। और मेरा जो u1 आया था ना आर्थो नॉर्मल वर्जन, वो मेरा ये आया था 1/√2 1/√2 0 0। और जो हमारा बिरादर u2 था वो ये था 0 0 1/√2 1/√2। ठीक है ना। सो हमें ये वाला फार्मूले की तरफ जाना है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले u बना लेते हैं। u तो आसान है ना बनाना। सिर्फ क्या करना है आपने u के लिए, ये 2 कॉलम ही रिप्रोड्यूस करना है ना, u1 एंड u2। 1/√2 1/√2 0 0 0 0 1/√2 1/√2। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? u ट्रांसपोज से। तो u ट्रांसपोज ये हो गया ना 1/√2 1/√2 0 0 0 0 1/√2 1/√2। ठीक है जी। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो जनाब आर यू डू यू एग्री कि ये आ जाएगा 1 1 0 0। ठीक है। पहला कॉलम उठाया ना, यहाँ पे रख के कर लिया, तो यहाँ से तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। 1 1 0 0 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जनाब, दूसरा क्या होगा? एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं, हम u एंड u2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो ये मेरे ख्याल है आपने बताया नहीं, मैं फिर रॉन्ग जा रहा हूँ। ये 1 नहीं होगा, 1/2 होगा। ठीक है, 1/2 होगा। ओके, पहला आ गया राइट, पहला कॉलम। अब इसको उठाकर फिर वही काम करेंगे तो हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा, वो भी यही होगा 1/2 1/2 0 0। फिर हम ये वाला कॉलम उठाएंगे तो अब हम रिवर्स हो जाएंगे 0 0 1/2 1/2। फिर हम ये आखिरी वाला उठाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1/2 1/2। ओके जनाब, ये हमारा आ गया दिस UUT आ गया, UUT आ गया। अब हम निकाल लेते हैं UUTY। y जो है 2 4 0 -2 होगा। इसको जरा दोबारा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 0 0 0 0 0 1/2 1/2 1/2 1/2। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो जनाब। ये 2/2 आ जाएगा 1 एंड 4/2 ये 3 आ जाएगा, और ये भी आपका 3 आ जाएगा। जब आप इधर आओगे ये -1 आ जाएगा, -1। सो डन। ये वही आंसर है जो अभी हमने पहले निकाला था। ठीक है।
अच्छा, लग ऐसे रहा है कि इस केस में वो पुराने मेथड सही थे। देखें मसला पता क्या होता है, जब हम ये कंडीशन लगाते हैं ना ऑर्थोनॉर्मेलिटी की, तो बाई हैंड जरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि फिर उसमें रूट वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप कोई सा भी मेथड लें, अगर डायमेंशन फर्ज कर लें 30-40 हो गई, तो बाई हैंड तो नहीं करना ना, फिर तो सारा काम आपके कंप्यूटर ने करना है। तो उस केस में जो है ना, फिर ये गिना जाता है कि विच मेथड हैज लेस कंप्यूटेशन, वो प्रीफर किया जाता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि रूट आया या नहीं आया, डेसिमल आया या नहीं आया, फिर तो हर चीज डेसिमल में हो जाती है ना इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। तो ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है ना? ओके, ये हमने मतलब दिस इज, बस कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा प्रोजेक्शन होता है ना, उसके 3 तरीके होते हैं। एक ये तरीका होता है जिसमें बेसिस क्या होती है, आर्थोगोनल होती हैं। एक तरीका ये होता है जिसमें बेसिस क्या होती हैं, आर्थोनॉर्मल होती हैं। तीसरा ये है कि ये भी वही है, बेसिस आर्थोनॉर्मल है, लेकिन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के जरिए से ये काम कर रहे हैं। ठीक है ना? वेरी गुड। सो वी आर एबल टू कवर 6.3. So let's move towards 6.4. Okay, now documents, device storage, download 6.4. ओके जी जनाब, क्या लिखा हुआ है हेडिंग? ग्राहम स्मिथ, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना आइडिया कि ऐसा करते हैं, सारी चीजें एक ही थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। राइट, ओके, थोड़ा सा छोटा। ओके जनाब, बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, नाउ इट्स क्लियर, राइट? टॉप पे लिखा है द ग्राहम स्मिथ प्रोसेस। गोल इसमें यही होता है कि फ्रॉम एन आर्थोगोनल, सॉरी फॉर्म लिखा है, फ्रॉम नहीं, फॉर्म एन आर्थोगोनल बेसिस। तो फॉर्म का मतलब यह कि पहले कुछ बेसिस दी गई होगी ना। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, फ्रॉम x1 x2 from x1 x2 to u1 u2। ये जो है ना, ये हमारा x1 है, और ये जो हमारा है ये हमारा x2 है। देखिए ये बेसिस दी गई है ना 110। 110 का मतलब ये होगा ना कि आपने एक यूनिट किया आप x1 एक्सिस में, और मेरे ख्याल है इसमें थोड़ी सी हमें एहतियात करनी होगी एक्सिस लेने में। तो ख्याल है हम ऐसा करते हैं ना, जरूरी नहीं है हम एक्सिस को मेंशन करें, सिर्फ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, ये वाला जो वेक्टर है ये x1 है, ठीक है, 110 सही है, ये वाली चीज 110 ये x1 है, और 223 वो ये वाला वेक्टर है, राइट, x2। ठीक है, अच्छा, जाहिर है इसके दरमियान एंगल क्या है, इन दोनों के दरमियान एंगल तो ये वाला है ना, ये वाला, विच इज नॉट 90 नहीं है। मैं पर ख्याल पूरी पिक्चर ही क्लियर कर देता हूँ, राइट। ये वाला वेक्टर जो है ना, ये मेरा x1 है, और ये वाला जो है ना ये मेरा क्या है, x2 है। तो इनके दरमियान एंगल 90 नहीं है। अब मैंने ये करना है कि इन दोनों की मदद से, मैंने बताया था ना कि ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है, तो इस दोनों की मदद से मैंने u1 और u2 निकालने हैं।
क्या निकालने हैं भाई, u1 है u2, या मेरा ख्याल है हाँ एक काम करते हैं, असल में हमें फ्यूचर का भी देखना है ना, तो मैंने पहले बताया था ना आपके पास 3 स्टेज होती हैं, just a basis which is independent set, basis orthogonal, basis orthonormal। तो u जो है मैं फ्यूचर के लिए महफूज रख रहा हूं, जब मैं ऑर्थोगोनल से कहां जाऊंगा, ऑर्थोनॉर्मल में। तो अभी मैंने सिर्फ ये करना है कि ये जो x1 और x2 दिए हैं, मुझे इनको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, एक ऑर्थोगोनल सेट से। तो वो पता क्या होता है, वो ये होता है कि किसी भी एक सेट को, किसी भी एक वेक्टर को जो है ना आप नए सेट में भी रखते हैं। तो ये जो हमारा x1 था ना, हमने इसी डायरेक्शन के अंदर एक और वेक्टर ले लिया, उसका नाम कर लिया v1, ठीक है। तो ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, v1 और x1, जरूरी नहीं है कि ये इसका मैग्नीट्यूड आगे पीछे हो, कभी कभी आगे पीछे भी कर लेते, लेकिन फर्स्ट स्टेप वही होता है कि v1 किसके बराबर है, x1। फिर हम ये करते हैं कि फिर हम एक और वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि v1 पे परपेंडिकुलर हो, लेकिन ये चीज और ये चीज सेम ही सब स्पेस को जनरेट करें। अगर उन्होंने किसी और स्पेस को जनरेट कर दिया फिर तो मकसद ही खत्म हो गया ना। हम तो ये कह रहे हैं ना कि x1 x2 जिस सब स्पेस को जनरेट कर रही है, उसी सब स्पेस को v1 और v2 भी जनरेट कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि v1 v2 क्या है, वो ऑर्थोगोनल है। तो देखिए उसका एक तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। अगेन बार बार क्लीन अप जरूरी है। मेरे ख्याल इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, बाद में फिर छोटा कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आइडिया ये होता है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आपका ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसका आपने कहा x1 और है ये x1, इसी को आपने कर लिया v1। सो पहली बात तो ये है कि हमने दोबारा करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x1 है और हमने v1 को इसी का नाम दे दिया। हमेशा यही करेंगे कि आप यहां से शुरू करेंगे, x1 x2, आप जब दूसरे सेट में जाओगे v1 के अंदर, तो ये x1 जो है ना इसको रीनेम करके जो है ना v1 कर देंगे। अब x2 को किससे रिप्लेस करना है, ये एरो का मतलब है रिप्लेसमेंट। तो x1 को दोनों रिप्लेस कर दिया v1 से, बस x2 को किससे रिप्लेस करना है वो जरा देखते हैं। ओके, आप एक जरा इमेजिन करो कि आपके पास ये वाला वेक्टर है ना x2, ठीक है। अच्छा, अब काम क्या है x1 और x2 का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी भी जनरल वेक्टर को आप लिखना चाह रहे हैं एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन x1 एंड x2, ठीक है। तो उसमें फिर ये होगा कि आप ये कहोगे साहब कि मेरा जो भी y है उसको जो मैं लिखूंगा, अच्छा ये y किसी और मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा करें w कर लेते हैं। मेरा कोई वेक्टर w है जो कि इस स्पेस को बिलोंग कर रहा है, किसको, किस स्पेस को बिलोंग कर रहा है, w को, ये रही ना w। तो ये मेरा w कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना, समथिंग x1 प्लस समथिंग x2, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके पास कुछ x1 कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ x2 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप x2 को देखें तो x2 जो है ना उसके दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, x2 के कह रहा हूं, x2 का एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। हम अब भूल गए, किसको भूल गए, हम w को भूल गए, हम x1 को भूल गए, हमने कहा x2 को देखते हैं। तो x2 का हमारे पास एक कंपोनेंट ये कहलाएगा, जिसको देखें ये वाला था ना x1, ये था हमारा x1। ये जो नई चीज है ये हम आमतौर पे कंफर्टेबल है ना इसको प्रोजेक्शन कहने के, तो ये x2 का प्रोजेक्शन है अलोंग x1 y हैट। इसको भी याद है ना आपको, हम इसको क्या नाम देते हैं, z का।
तो आपने ये कहा कि मेरा जो x2 है वो जो है वो इसके बराबर हो गया ना, मेरा x2 इसके बराबर हो गया y हैट प्लस z। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब आपने कहा कि मेरा जो w था वो ओरिजिनली तो इस फॉर्म में लिखा गया था, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अब मैं x1 की जगह तो मैंने ऑलरेडी v1 लिख लिया है ना, और x2 की जगह जो है मैं लिखूंगा y हैट प्लस z। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे बताएंगे कोई सा y हैट किसके बराबर होगा? व्हाट इज माय y हैट? ये तो हो गया ना, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन, ये x2 ऑन v1, प्रोजेक्शन ऑफ x2 ऑन v1। देखें हमने x1 को ऑलरेडी v1 कर चुके हैं, तो ये बराबर हो जाएगा, याद रहे v1 यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे v1 डॉट v1 लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखा जाता है x2 डॉट v1। ठीक है, तो अब मैं y हैट की जगह उसकी वैल्यू लिख दूं, अल्फा v1 प्लस बीटा, और y हैट जो है वो किसके बराबर हो गया भाई, x2 डॉट v1, x2 डॉट v1 अपॉन क्या हो जाएगा ये v1 डॉट v1। ठीक है, प्लस z। ओके, और इसके साथ मेरा ख्याल है y हैट के साथ v1 भी आएगा। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब अगर आप मुझे ये बता दें कि आपका जो z है वो क्या होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं लिखता हूं अल्फा डैश v1 प्लस बीटा z। देख रहे हैं ना, अब ये v1 और ये v1 तो सेम है ना, तो इसको आप कंबाइन कर लें, बाकी तो सब स्केलर है। अब जरा मुझे बताओ ना कि ये z किसके बराबर है, व्हाट इज z? जल्दी से यार, ये z उल्टा हो गया ना, हमेशा ये पिक्चर बनाता हूं मैं आपके लिए कि z प्लस y हैड इज इक्वल टू x2। तो आपका जो z होगा ना वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस y हैड। बेसिकली ये जो x2 माइनस y हैड है, इसी का नाम तो हम क्या रख देते हैं, v2 रख देते हैं। आप z का हो या v2 का हो, बात तो एक ही है ना। तो अब आपका जो v2 है वो किसके बराबर आ गया, यानी अब ये जो है ना, इस चीज को जो है ना, अब हम ये जो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, अल्फा डैश v1 प्लस बीटा v2, और v2 जो है वो उसकी डेफिनेशन ये लिखी गई है, v2 की डेफिनेशन है x2 माइनस y हैड जो है वो x2 माइनस v1 अपॉन v1 तो इसका मतलब है कि जो कुछ आपका x1 और x2 प्रोड्यूस कर रहा है वही चीज v1 और v2 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन v1 और v2 जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसलिए कि आपने x1 ही को v1 कहा था ना, और ये जो z है ये क्या है, ये v1 के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ये v1 और z या v1 और v2 क्या हो गए, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन चीज दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, W2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब मैं जरा आपको थोड़ा सा इसका लाइटर वर्जन देता हूँ। लाइटर वर्जन ये होता है, मतलब है कि अब आपके पास U1 और U2 आ गए, ठीक है, U1 और U2 आ गए, कैसे आ गए, यही हमारा V1 हो गया, और V2 जो है वो मेरा ख्याल है मैं यहीं पे कैलकुलेट करके बता दूं, V2 जो है वो हमारा ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये चलें इसको नीचे कर लेते हैं, राइट। पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसको तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अल्टीमेटली आपकी समझ में आ जाएगा। मैं जरा दोबारा से आपको बताता हूँ।
दोबारा से ये है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स है ना, x1 और x2, तो आप किसी एक वेक्टर को, आमतौर पर पहले ही वेक्टर को जो है ना v1 कर लेते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जो x2 का कंट्रीब्यूशन है ना, वो दो तरीकों से, एक ये वाला और एक ये वाला। आप कहते हैं इस कंट्रीब्यूशन को तो हम इग्नोर कर देना, इसलिए कि जो आप इस कंट्रीब्यूशन को ले रहे हैं ना ड्यू टू x2, वो आपको x1 भी प्रोवाइड कर देगा ना। समझ रहे हैं ना बात? x2 को आपने क्या, दो कंपोनेंट्स है, एक अलोंग v1 या x1 और एक परपेंडिकुलर। तो इसको तो आप भूल जाइए, इसलिए कि जो कुछ भी आप यहां से हासिल करना चाहते हैं ना, ये कंपोनेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ x2, वो आपको v1 भी दे देगा। तो आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें और इसी वेक्टर का नाम आप क्या रख दें, v2। और ये वो पुराने जमाने में z होता था, और वो कैसे निकलता था, ओरिजिनल में से आप प्रोजेक्शन निकाल देते थे v1 पर, v1 डॉट v1 और x2 माइनस x2 डॉट v1। क्लियर हो गई जनाब बात? तो असल आइडिया इसके अंदर यही है कि आपने x1 को रिटेन करना है, नई दुनिया में उसका नाम v1 रख दिया, और x2 को जो है ना उसके दो कंपोनेंट्स है अलोंग v1, उसको तो आपने गुड बाय कह दिया, आपने कहा यार ये भाई मैं v1 से ले लूं। और ये z जो है वो x2 का प्रोजेक्शन है v1 में, सॉरी x2 का प्रोजेक्शन v1 नहीं है, z जो है वो ओरिजिनल वेक्टर x2 माइनस द प्रोजेक्शन। बार बार लिखना पड़ रहा है, बहुत जरूरी है, v2 बल्कि ये लिखना चाहिए हमें, x2 इज इक्वल टू v1 प्लस z। तो यहां से z जो है ना वो आपके आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा x2 माइनस, ये v1 नहीं है, ये y1 हैड है, माइनस y1 हैड। फिर हम y1 हैड की जो है ना वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है जी, बस आप यही याद रखें, समरी क्या याद रखें, मैं आपको बताता हूँ इसको याद रखने का तरीका जो है वो ये है 110223। वेक्टर आपके छुप गए, मैं लिख देता हूँ x1 जो था वो 110 था, और आपका जो x2 था वो 223 था। ठीक है, तो ये तो मैंने कहा ना, आपने y1 v1 को जो है वो x1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप वही इमेजिन करेंगे, आपके पास ये v1 आ गया है, इस तरह पिक्चर बना लिया करें, ये आपका x2 है। तो आपने क्या करना है, इस x2 को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने कहना है कि मैं x2 को जो है ना, एक कंट्रीब्यूशन ये है z, जिसको आज की तारीख में हम v2 कह रहे हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है ना दो तरीकों से आएगा, थ्रू v2 एंड v1। लेकिन v1 का कंट्रीब्यूशन तो पहले से मौजूद है ना, इसलिए कि हम किसी भी वेक्टर में v1 को तो शामिल करेंगे ना, तो अब x2 में एक v अलोंग v1 है, वो हम शामिल नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी शामिल है, हम सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेंगे v2। और v2 आपको पता था ओरिजिनल वेक्टर क्या है, x2 माइनस दी प्रोजेक्शन अलोंग v1 है ना, v1, और बाकी जो है ना डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये फार्मूला मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ कि इसको याद रखने की जरूरत नहीं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x2, ये रहा 223, और ये आपका v1 आ गया, और ये आपका v1 डॉट v1 है, और ये जो है ना 4, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, किसका, x2 का और v1 का। ठीक है, 2 + 2 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो एज इट इज मेंटेन किया गया है v1, इसको रिप्लेस कर दिया गया है v2 से, एंड v2 इज 0 0 3, और ये क्या था, ये वही था 110। पिक्चर के हिसाब से पता क्या हुआ है, पिक्चर के हिसाब से ये हुआ है कि ये आपका जो था ना x1 था, इसको आपने मेंटेन किया है v1, ये हमारा x2 था, लेकिन अब ये जो x2 है ना, ये इससे रिप्लेस हो गया 0 0 3 से, 2 3 0 0।
अब आप चेक भी कर लो भाई, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लो, इतनी मेहनत की है, देखो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है कि नहीं आता। ठीक है, आप आगे चलें। अब 3 वेक्टर में क्या होगा ये गौर से सुनिएगा। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको यही समझा देता हूं। 3 वेक्टर के केस में ऐसे होगा कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। आप क्या करोगे, इसी का नाम जो है ना वो v1 रख लोगे। फिर आप क्या करोगे, आप x2 का वो कंपोनेंट आप इग्नोर करोगे जो इसके अलोंग है, उसको इग्नोर कर दोगे तो वो v2 आ जाएगा। जब आप x3 पे पहुंचोगे ना तो ये वही चीज है, आपके पास ऑलरेडी 2 वेक्टर आ चुके हैं। तो अब आप पता क्या काम करोगे, आप इसका प्रोजेक्शन लोगे, प्लेन में लोगे अब x2 का। दोबारा से बताता हूं अगर नहीं सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीज इरेज। 3 वेक्टर्स हैं x1, x2, x3। कुछ इस किस्म की सूरत हाल है, x1, x2, x3। आपने एक काम किया कि आपने जो x1 था ना उसी का नाम आपने v1 रख दिया। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, v1 इज इक्वल टू x1। ओके, अब आपने क्या x2, आपने कहा भाईजान x2 आप एक काम कीजिए, मैं आपका प्रोजेक्शन लेता हूं v1 डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट में इग्नोर कर दूंगा इसलिए कि ये ऑलरेडी आ चुकेगा, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो मेरा जो v2 है ना वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस द प्रोजेक्शन, यानी ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट यही होता है। क्या होता है भाई, x2 डॉट v1 अपॉन v1 डॉट v1 एंड v1। अब आप सुनिए जो तीसरा पोर्शन है वो मैं यहां करता हूं। आपके पास ये चीज आ गई ना, आपके पास क्या चीज आ गई, आपके पास v1 आ गया, x2 जो है वो परपेंडिकुलर से रिप्लेस हो गया था, ये 90 डिग्री है v2। अभी आपके पास एक तीसरा मौजूद है x3। अब आपने x3 का पता क्या करना है, x3 को आपने कहना है कि भाई अब हमने इसका प्रोजेक्शन जो है ना प्लेन पे लेना है। तो अब हम x3 में से हम कहेंगे कि ये चीज माइनस कर देंगे, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा v1 v2, तो ये बचेगा। इसका मतलब वही हो गया ना क्या, कि जब हम x3 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास जो v3 होगा ना वो क्या होगा, x3 माइनस माइनस, इसलिए कि ये जो प्रोजेक्शन है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, ये v1 रहेगा, ये v2 रहेगा। और मैं हर जरा क्लीन अप करके लिखूं तरह से समझ में भी आए आपके। तो मैं ख्याल मैं आपको अगले पेज पे ले जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, राइट, वहीं जाके समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है जी, ओके। आपके पास 3 सेट है ना, ये तो आसान है, ये चीज कई दफा समझाई है बट मैं फिर समझाऊंगा, राइट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास v1 आ चुका है, आपके पास x2 को अभी रिप्लेस करना है। वही काम करेंगे हम, इसका रिफ्लेक्शन लेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास v2 आ जाएगा जिसको पहले हम z कहते थे। अब हम ये करेंगे कि इसमें से आप ये माइनस कर देंगे, देखें x2 माइनस दिस, और ये प्रोजेक्शन वही है x2 का प्रोजेक्शन इसमें v1 डायरेक्शन में, तो ये चीज क्या आ जाएगी, इसी का नाम क्या रख देंगे, v2। तो यहां तक समझ गए। अब तीसरी पिक्चर बन रही है जनाब, आपके पास v1 आ गया है, ये वेक्टर जो है ना इधर ले जाएं v2, ये आपके पास v2 आ गया है, थोड़ा सा टिल्ट कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 90 डिग्री है। अभी आपके पास क्या मौजूद है भाई, x3 मौजूद है। आपने क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन लेना है इस प्लेन में, तो इसके अंदर से इसी का नाम v3 रखेंगे। v3 जो है वो x3, v3 इज x3 माइनस दिस, ये जो है ना अब x3 का प्रोजेक्शन है इस प्लेन में फॉर्म्ड बाय v1 एंड v2, तो वो प्रोजेक्शन ये होता है, ये पूरा। क्लियर हो गई ना बात। दोबारा से, सबसे पहले x1 का नाम v1 रखा, v1 के ऊपर x2 का प्रोजेक्शन लिया और ये प्रोजेक्शन x2 में से माइनस कर दिया, वो v2 आ गया। फिर आपने x3 का प्रोजेक्शन लिया प्लेन बाय v1 एंड v2, ये प्रोजेक्शन आ जाएगा, इस प्रोजेक्शन को x3 में से माइनस कर दिया तो v3 आ जाएगा। तो अब ये v1 v2 v3 क्या है, परपेंडिकुलर है जनाब,
और सेम स्पेस को इसलिए जनरेट कर रहे हैं कि जब इसमें V1 तो वही है ना भाई X1, जब हमने V2 लिया तो हमने कहा कि हम इसमें V1 वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे, इसलिए कि वो मतलब V2 जो है वो X2 किससे आया है ना, तो हमने V1 का इग्नोर कर देंगे इसलिए कि V1 तो ऑलरेडी मौजूद है। V3 में हमने ये किया, हमने X3 लेंगे, हमने वो पार्ट जो V1 एंड V2 के थे वो छोड़ दिए इसलिए कि वो ऑलरेडी आ जाएंगे, तो उसका नाम V3 रख दिया। जनरल ये हो जाएगा, ये V1 X1 V2 दिस V3 दिस, और ये चलते चले जाएं। किसी भी स्टेज पे आप अगर होंगे ना P में, तो आप XP में से जो पिछले वेक्टर्स है ना वो सारे प्रोजेक्शन आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात सुने गौर से, हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है कि ये बेसिस है। अगर फर्स्ट कर हमारा अजम्पशन ये रॉन्ग होता ना, ये बेसिस नहीं होती, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट सेट होता, तो कहीं ना कहीं जाकर ये डिनोमिनेटर जो है ना वो जीरो हो जाता। तो ये भी एक इंडिकेशन होती है, किस बात की इंडिकेशन होती है कि अगर डिटर्मिनेंट कहीं पे जीरो हो रहा है तो आपने वापस सोचना होगा कि ये जो बेसिस, जो हमने बेसिस दी थी, ये वाकई कहीं बेसिस है या खामखा मजाक कर रहे हैं, तो वो बेसिस नहीं होगी। ठीक है जी। सो ये हो गया जनाब हमारी थ्योरी कंप्लीट। अब हम कम से कम डिजर्व करते हैं एक क्वेश्चन करना, ठीक है। सो लेट्स हैव ए वन क्वेश्चन। ये जनाब ग्राम स्मिथ ने बनाया था और ये बड़ा पावरफुल टूल है। ओके जी। सो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि ये पूरी पिक्चर हमें पूरी पिक्चर नजर आए। ओके जनाब, तो क्या करना है भाई, ये एक बेसिस है हमारे पास X1 X2 X3। जाहिर है डायमेंशन तो 4 है ना, तो बेसिकली 4 डायमेंशन में एक सब स्पेस ले रहे हैं W, स्पैन है वो इन 3 वेक्टरों का है। कौन कौन सा है, X1 X2 X3, ठीक है, ये स्पैन आ गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो बेसिस है ना इस W की, ये जस्ट ए बेसिस है ना, आर्थोगोनल तो नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही। कन्विंस करने के लिए इतना ही काफी है कि अगर मैं अच्छा देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आप, हाँ इसमें भी वही है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। इसका मतलब ये आर्थोगोनल नहीं है, तो आर्थोगोनल बना लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहला काम आपको याद है ना क्या करना है, कि आपने जो X1 है उसको रीनेम कर लेना है। अब आपने V2 निकालना है, तो ये वही कहानी है दोबारा से, ये आपका V1 है, ये आपका X2 है, आपने ये वाला जो है ना इसका नाम रखना है ना V2। तो ये आपका जो V2 होगा ना वो X2 माइनस द प्रोजेक्शन ऑफ X2 अलोंग V1, वो ये है। ठीक है ना, तो आपने X2 को एज इट इज लिख लिया, V1 को। अच्छा अब एक और मसला भी है, इसने कहा क्या था, अच्छा ठीक है, सॉरी आर्थोगोनल ही कहा है ना, ओके फाइन। तो ये X2 आ गया, ये V1 वेक्टर आ गया, और ये जो है ये आ गया ये चीज माइनस X2 डॉट V1 अपॉन V1। तो ये V1 तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा ना, ये V1 है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्या हो जाएगा, 1 4 9 को ऐड करेंगे तो ये 14 आ गया नीचे वाला, और ये जो ऊपर वाला 5 है ना वो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, V1 का और X2 का, तो ये आ जाएगा 1 और 4, ये आ गया 5। ठीक है, समझ गए ना, 14 क्या है V1 डॉट V1 और 5 क्या है X2 डॉट V1। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये नंबर आ गया V2। ओके, अच्छा आप इसको चेक भी करते रहा करें। देखिए ओरिजिनली तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो था ना वो क्या था, 5 था ना, लेकिन अब जो V1 एंड V2 है इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। चेक करते रहा करें हर स्टेज पे। तो देखिए मैं जब 1 को और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9/14। आगे क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ यार, 18/7, और उसके आगे क्या आएगा, -14 45।
ठीक है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं 14, तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा -45, तो ये लीजिए जनाब 0 आ गया। तो ये कैलकुलेशन चेक करते रहना चाहिए कि अब हमने x2 को v2 से रिप्लेस कर दिया, v1 एंड v2 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हमने कोई चीज लूज नहीं की, इसलिए लूज नहीं की कि ये जो हमारे पास v2 आया है ना, ये दोबारा से मैं पिक्चर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हमारा v1 था, ये हमारा x2 है, हमने v2 ले लिया, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट जो हम मिस करेंगे ना, वो हमें v1 दे देगा, इसलिए कि v1 इज ए पार्ट ऑफ द गेम। यहां तक पहुंच गया जनाब? ओके। अच्छा, ये चीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि इसने इसको ये क्यों बनाया है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते ना तो कोई जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ये नंबर सारे फ्रैक्शन में होते। हम चूंकि बाई हैंड काम कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए v2 हो या v2 का मल्टीपल हो, फर्क कोई नहीं पड़ता ना। इसलिए असल चीज तो ये है ना कि जो भी v1 एंड v2 है उसके दरमियान क्या होना चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए। तो अगर v2 जो है उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो इसमें हम पता क्या करेंगे, इसमें हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बजाय v2 के हम 14 टाइम्स v2 ले लेंगे और उसी को रीनेम कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ठीक है जनाब, तो आप समझ गए ना। यहाँ से आपने क्या किया है, ये लिखा हुआ है इसने कि v2 को रिप्लेस किया 14 v2 से, इसलिए कि इन तमाम नंबरों को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल हैव नाइस नंबर्स। ठीक है, ओके। थोड़ा सा आप ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको ये वाली चीज समझाता हूँ। ये तो मतलब अब देखिए, जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं ना, तो आपके पास ये वाली सूरत हाल हो गई है। ये v1 आ चुका है, ये v2 आ चुका है, और ये आपका क्या है, x3 है। अब आप क्या करोगे, इसमें प्रोजेक्शन लोगे ना x3 के अंदर, तो ये चीज यहां पर आएगी। ठीक है ना। तो अब ये मेरे ख्याल है पिक्चर में जरा दोबारा से बनाऊं, इसलिए वो पिक्चर जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी। वैसे भी आपको पता है ना, 3 डायमेंशन में पिक्चर सही नहीं बनती, आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं ना कि ये हमारा जो है वो u1 ले लेते हैं, u1 नहीं सॉरी v1 ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा जो है ना वो टिल्टा कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये है परपेंडिकुलर ही 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। यहां से फिर एक और था हमारा x3। ठीक है जी, इसका हमने जो यहाँ पे प्रोजेक्शन लिया प्लेन के ऊपर, तो अब ये जो है ना असल में हमारा v3 होगा। अब इसको हम यहाँ पे इमेजिन कर लें, पैरेलल कर देना यहाँ पे, तो चीज आ गई ना। अब ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए। अब ये v3 के लिए क्या होगा, आपने v3 के लिए आपको x3 लेना होगा विच इज दिस, और ये चीज माइनस करनी होगी, और ये जो प्रोजेक्शन है ये x3 का v1 एंड v2 पे है, तो ये आ गया ना, दिस पोर्शन इज प्रोजेक्शन ऑफ x3 इन द प्लेन फॉर्म्ड बाय v1 एंड v2। ओके, बाकी तो अब सब क्लियर है। ये हम ऑलरेडी ये जो हमारा x3 था अभी आपने देखा था ना, x3 1001 था, और ये जो है हम v1 अभी कैलकुलेट करते हुए आए हैं v1, और ये हमने v2 ये ऊपर से कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसको समझ लेते हैं, ये तो बहुत आसान है ना। नीचे वाला 14, ये तो ये है ना 9 4 एंड 1 14 आ गया। ये 630 ये जरा लंबा है, इसको पता कैसे समझोगे, 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर, ये सब कर करा के जो है ना 630 आएगा आपके पास। ये जरा लंबा नंबर है। अच्छा जनाब, ये 1 पता कैसे आया, ये ऐसे आया ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो 1 टाइम्स 1, बाकी सब 0 है। ये 9 पता कैसे आया, इन दोनों को डॉट लें, यहां से आपके पास आ गया 9, यहां से आ गया 36, और ये क्या आया -45। एक मिनट यहाँ पे जरा थोड़ी देर के लिए रुके। 1 2 3, ये हमारा v1 है और ये हमारा x3 है। हम सॉरी, सही तो है यार।
देखिए मैं ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था ना, वो थोड़ा सा आप और करें, इसमें गड़बड़ कर दी है मैंने। क्या गड़बड़ की है जरा सोचिए बताएं। 936 - 45। यहाँ पे देखें कैलकुलेशन में ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी सही नहीं लग रही, मुझे बता सकते हैं मैंने क्या मिस्टेक की है? मतलब इन्होंने क्या मिस्टेक की है, मैं तो इन्हीं का समझा रहा हूँ ना, मैं वेरीफाई तो नहीं कर रहा हूँ ना कुछ भी। So along the line some typo is there. Some typo is there. क्या होगा भाई टाइपो? अच्छा हाँ सॉरी, टाइपो है ना ये x2.v2, यही है ना हमारा x2 और ये हमारा v2 है। हाँ हो गया ना वो, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ चला गया था। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ, बेवकूफ़ी है ना यार। ये वाली जो चीज है ये बेसिकली x1.v1 है, ठीक है। यानी ये वाला जो नंबर है ना ये इन दोनों का डॉट है, तो ये नंबर जो है इन दोनों का थोड़ी डॉट होगा, ये इसका और इसका डॉट होगा। इसलिए कि ये जो नंबर है ये x3.v2 है, तो ये मेरा x3 है, दिस इज माई x3, और ये मेरा क्या है, ये मेरा v2 है। तो ये नंबर 9 जो है वो x3 और v2 का डॉट है, ये 9 जो है वो v1 और v2 का नहीं है। तो आप कर लो 1 × 9 9 आएगा, बाकी 0 आ रहा है। थैंक्स गॉड, ठीक है बच गए। अच्छा अब इसको आप सिंप्लीफाई, आप यू कैन सी कि नंबर जरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थैंक्स गॉड कि यहाँ पर जो है हमने ये जो 9 है ना, मतलब है कि ये बताएंगे ये कैसे सिंप्लीफाई हुआ है। ये आपस में सिंप्लीफाई हो गया ना, 9 और 630 -1/70। अब आप इसको करेंगे तो ये आएगा, लेकिन ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि हम फ्रैक्शन नहीं चाहते हैं। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो अगले पेज पे नजर आएगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ये जनाब आपने क्या किया है, क्या किया है, ये आपने रीस्केल कर दिया। वही पिछले पेज पे आपको नजर आ रहा था ना, डिनोमिनेटर में 5 नजर आ रहा था, आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, r - 2 5। तो अब आपके पास लेट्स रिकैप, आपके पास ये जनाब अली v1 v2 v3 आ गया। तो अगर आपको याद होगा x1 तो वही है ना जो ये था, राइट। x1 और v1 तो सेम होते हैं, और जो हमारा x2 था वो हमारा ये था 120। x2 जो था ना क्या था, 1200। इसकी जगह जो है ना हमने इस x2 की जगह जो है, इसकी जगह हमने ये ले लिया, यानी ये रिप्लेस हो गया इससे। और जो हमारा x3 था वो 1001 था, इसकी जगह हमने ये ले लिया, ठीक है। अब जरा फाइनल चेकिंग कर लिया करें। फाइनल चेकिंग ये करनी है कि ये पेयर वाइज जो है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 9 आएगा, 36 आएगा, 45 हो गया, -40। ये तो कल कंफर्म हो गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। जरा पहला और तीसरा देखते हैं। 4 आएगा, -8 आएगा, सॉरी 4 -4 आगे 0, तो ये भी कंफर्म हो गया। इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये 36 है प्लस का, ये माइनस का, दैट्स गुड। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज दिस, क्या मतलब, ये है ऑर्थोगोनल बेसिस, ठीक है। अच्छा अब अगर हमने ऑर्थोगोनल से जाना है ऑर्थोनॉर्मल, बस 2 मिनट और लूंगा आपके, तो वो तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं कि ये वो क्वेश्चन है 110223 जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। मतलब इससे पहले अभी तो हमने 3 वेक्टरों वाला लिया था ना, 3 वेक्टरों से पहले हमने 2 वेक्टरों वाला भी एक क्वेश्चन दिया था, जो कि वेरी फर्स्ट स्लाइड था, उसमें यही था ना 110 एंड 223। इसको जब हम ले गए थे ना ऑर्थोगोनल में तो ये आया था। अब ऑर्थोगोनल से ऑर्थोनॉर्मल तो बहुत आसान होता है, आपने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है
और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो यू विल एंड अप विद दिस। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, दोबारा से बताता हूं जो मैं बार बार कहता हूं, कहानी असल में यहां से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? एक बेसिस होती है जो कि सिर्फ बेसिस होती है, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं। ग्राम स्मिथ लगाकर हम यहां पे लिख दूं बेसिस। अच्छा, 1 मिनट दे जरा, मुझे फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट सा, अभी आप जाइएगा नहीं, बस 1 मिनट और लेना है। हेलो मसलाम जी। हाँ नहीं नहीं, बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ, बस एक ही करनी है, वो फ़हीम है, उसको दे देना। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, तो ये तो बेसिस होगी ना। ग्राम स्मिथ ने हमें क्या दिया है? आर्थोगोनल बेसिस दी, आर्थोगोनल बेसिस। अब ये वाला काम करने के बाद हमें जो मिला वो ये मिला, ये आर्थोनॉर्मल बेसिस है। ये वाली जो है ना, ये वीज जो है वो आर्थोगोनल कहलाते हैं और ये आर्थोनॉर्मल है। यानी दूसरे लफ्जों में आर्थोनॉर्मल बेसिस जो है ना वो ये होगी 1/√2 1/√2 0 0 0 1। ठीक है, तो जर्नी समझ गए ना, बेसिस, आर्थोगोनल, आर्थोनॉर्मल। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।